बाजार में हर रोज बन रहे हैं नए रिकॉर्ड। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और ऐसे में हम बात कर रहे हैं दो ऐसे दिग्गजों से जिन्होंने हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन की हिस्ट्री को, इसकी थ्योरी को पूरी तरह से आम निवेशक तक पहुंचाने की कोशिश की। जी हां, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की 10वीं एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस चल रही है और हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, रामदेव अग्रवाल साहब और साथ ही नवीन अग्रवाल जी। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। जनरली अग्रवाल साहब, आपके साथ काफी शुरुआत करता हूं और काफी सवाल जवाब करता हूं। नवीन, आज आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज आप देखते हैं, कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेशन आता दिख रहा है, ये जानना चाहता हूं कि जनरली हम रिजल्ट्स जब कंपेयर करते हैं ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर, ये बताइए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इन्वेस्टर्स का जो इस आपकी कॉन्फ्रेंस में आए उनके मूड में क्या बदलाव दिख रहा है, कितना ऑप्टिमिज्म हिंदुस्तान को लेकर है? मूड काफ़ी अलग है पहले से। पिछले 5 सालों से रिटर्न्स मार्केट में काफ़ी कमती हैं और अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है कंटिन्यूसली डाउनग्रेड हो रहे थे। इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूसली स्लो डाउन हो रही थी एंड लोगों का विश्वास गवर्नमेंट पे घट रहा था, बिजनेसमैन का भी घट रहा था और इन्वेस्टर्स का भी घट रहा था। इन दिस बैकड्रॉप, इस माहौल में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया में इंटरेस्ट कमती हो रहा था, जबकि ओवरऑल एफआई फ्लोज फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। With this change in mandate, the historical mandate where we have a single party majority for the first time in the last 30 years, the investor interest is now, in my view, at a new high in the Indian markets. Coincidentally, this is coupled with the macroeconomic recovery where industrial production grew for the June quarter at the best in the last 12 quarters. GDP growth for this quarter is estimated to be, for the June quarter is estimated to be about 6%. Corporate profit growth has got upgraded for 3 consecutive quarters. This year, the corporate earnings are expected to grow at 15%. In fact, for FY16, we are looking at a 20% growth in earnings. So you have a combination of a leadership which provides the direction for the next 5 years, corporate earnings which have seen the downgrade cycle and have now resumed the upward course. हमारे हिसाब से अगले 5 साल में अगर corporate profits long term average पे चले जाते हैं as a proportion of GDP, तो Indian corporate profits will grow at 20% per year. Indian corporate profits have been either at the lower end at 4% of the GDP and at the upper end at 8% of the GDP. अभी ये 4% के करीब है। अगर ये 5.5% तक जाता है तो 20% कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ होता है। अगर ये 6.5-7% तक जाता है तो अगले 5 साल तक कंपाउंडेड ग्रोथ अर्निंग्स में 25% का होगा। हमने पिछले 6 साल में 8% अर्निंग्स ग्रोथ देखा है। अगले 5 साल में 20 से 25% अर्निंग्स ग्रोथ, एटलीस्ट 20% अर्निंग्स ग्रोथ पॉसिबल है। मैक्रो हैज बॉटम्ड आउट, सो वी बिलीव दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, corporate earnings upgrade cycle, likelihood of a potentially a 20% growth, macroeconomic recovery is all available at average valuations. तकरीबन 15 टाइम 1 year forward Sensex trade कर रहा है, which is in line with the historical averages. But अगर corporate India 20 से 25%, 20% plus का earnings growth deliver करता है, तो valuations will not be at 15 times. They could be at 17, 18 times. Which basically means that the Indian markets can potentially deliver more than 20% compounded return for the next 5 years. We believe that investors don't want to miss this once in a lifetime opportunity in terms of the upside to the market over the next 5 years. बिल्कुल, यानी कि once in a lifetime opportunity देख रहे हैं। रामदेव जी, इस कॉन्फ्रेंस, ये जाहिर सी बात है कि आपके लिए भी बड़ी खास है, 10वीं कॉन्फ्रेंस है। किस तरह की थीम आपने इस कॉन्फ्रेंस के लिए रखी और कैसा पार्टिसिपेशन है? अनिल, जनरली कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन पहले, मतलब कोई 2-3-4 महीने पहले वी स्टार्ट, मतलब ये देखते हैं कि भाई इन्वेस्टर, जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, लोकल इन्वेस्टर, उनको किस बात के लिए वो जानना चाहेंगे। जैसे इस बार सबसे बड़ी बात है कि ये 100 दिन के अंदर नई सरकार आई हुई है, सिर्फ 95 दिन ऐसा कुछ हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इज इट लल बिफोर द स्टॉर्म और इज इट ओनली लल इन द सेंस दैट ऐसी बात बड़ी और काम छोटे, इस टाइप के माहौल है। So everybody is wanting to reassess. So जो इन्वेस्टर का एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है, टू फिगर आउट हाउ डू वी टेक अ स्टैंड ऑन इंडिया। जितने हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, लोकल इन्वेस्टर, सबका ये करने का बस ये होगा सही ना। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ बैकड्रॉप। तो आप देखिए यहाँ पर पहले हमारे मिनिस्टर बुलाए, गडकरी साहब, और भी मिनिस्टर बुलाए थे, मतलब ये सब पार्लियामेंट और चक्कर में सब वी आर नॉट एबल टू डू इट, सो वी आर टेकिंग देम टू दिल्ली
एंड वहां पर पूरा दिन 2 दिन तक सब जितने भी मिनिस्टर हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर मिस्टर मोदी, आई थिंक विल गेट लॉट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ऑल टू मीट देम. सो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफरिंग, स्पेशलाइज ऑफरिंग ये है कि मतलब आप समझें कि देश में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. सेकेंड इज कि आप जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे सेक्टर्स हैं, जैसे अभी आप टेलीकॉम है, टेलीकॉम पिछले गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा सफर किया है और आगे बहुत मतलब यहाँ पर मैक्सिमम डेल्टा आने वाला है. सेक्टर वाइज सेक्टर, जैसे अभी हमने थीमेटिक्स किए, अब भी मिस्टर रवि उत्पल स्पोक कंप्लीटली ऑन पावर सेक्टर. बिकॉज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पावर सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम्स इतने इंटीग्रेट है. सो हाउ डू यू मतलब उसका प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, हाउ टू गो अबाउट लुकिंग एट दोस बिजनेसेस. तो ऐसे सब जितने भी टॉपिकल वॉट एवर कुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर, वो समझ के हम वैसे स्पीकर्स लेके आते हैं. जैसे कि जो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि 272+ फॉर मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार. तो उसका जो कंपेन जिसने बनाया है ONM के, उनको हमने बुला के लेके आया कुणाल जसवानी. उन्होंने जाके पूरा लंच के टाइम में 1 घंटे का प्रेजेंटेशन, वंडरफुल प्रेजेंटेशन. सो ऐसा मिला के एक तैयार करते हैं पैकेज 2 दिन के लिए, 16 ट्रैक्स एंड हियर वी आर. बिल्कुल. नवीन, ये बताइए कि चूंकि आपकी कॉन्फ्रेंस में FIs भी हैं और डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी हैं, और पिछले 10-12 दिनों में एक इंटरेस्टिंग जो मार्केट में रुझान दिख रहा है कि दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के लिए तैयार है. अदरवाइज जनरली होता है कि FIs पैसा लगा रहे हैं तो डोमेस्टिक निकाल रहे हैं, उल्टा होता है. तो क्या ये सेंस मिल रहा है कि दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स के पास बहुत पैसा आ रहा है मार्केट में, और ये लिक्विडिटी जो दिख रही है मार्केट में आगे भी रहेगी और बढ़ने वाली है? अगर आप देखें तो पिछले 2.5 सालों में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 2 लाख करोड़ $30 बिलियन की इक्विटी बेच दी है. इन्हीं इन्वेस्टर्स ने सन 2008, 9, 10 में तकरीबन $30 बिलियन की इक्विटी खरीदी थी. ये निराश होकर 5 साल बाद नुकसान करके इन्वेस्टर्स गए हैं बाजार से. एंड नाउ विथ क्लियर पॉलिटिकल मैंडेट इन प्लेस, विथ मार्केट्स scaling up to new highs every day, with many stocks at lifetime highs, we are seeing a return of investors into the mutual funds after a very long spell. So in the month of May, June, July, particularly in the month of June and July, we have seen record investments made by retail investors in the domestic mutual funds. And the flows in insurance companies continue to be negative, but we are seeing the flows in mutual funds turn positive. We see that as markets scale up to new highs, as corporate earnings accelerate, as people become less doubtful about the future के बारे में लोगों को confidence ज़्यादा आए. जब जैसे रामदेव जी ने बताया कि ये गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज अपने प्रेजेंट करें, तो जैसे जैसे वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमें लगता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे बी एन इक्वली बिग फोर्स as the foreign investors have been for the last many years. In fact, within our foreign investors, we have seen an unprecedented interest by our clients to in turn go on global roadshows to market the new India story to their investors, and they are getting a resounding response as well. As of now, we are still not seeing any major flows into the India dedicated funds, but we think that it is a matter of time with these road shows, with the response that they are getting, that the India dedicated funds too will start seeing a lot of inflows. So we see both foreign as well as domestic institutional investors potentially being buyers of Indian equities going forward. Unlike the past, when DIs have been as big sellers, nearly as big sellers as foreigners have been buyers of the market. वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे दोनों दिग्गजों से हमारी बातचीत जारी रहेगी. आप हमारे साथ बने रहिए. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, रामदेव अग्रवाल साहब और साथ ही नवीन अग्रवाल. रामदेव जी, ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स नई सरकार पर भरोसा कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि इस सरकार का कामकाज देखना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का डिसीजन आया कोल एलोकेशन वाले मामले में, क्या कहीं इन्वेस्टर्स इस तरह के डेवलपमेंट से चिंतित हैं और उन्हें ये लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों बाद अगर किसी तरह के डेवलपमेंट होते हैं जो कि उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को नेगेटिवली इंपैक्ट करे, जिसका उन्हें पहले अंदाजा नहीं है, उस पर क्या सवाल कर रहे हैं लोग और किस तरह से उनका रिएक्शन आ रहा है? एमर्जिंग मार्केट्स में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो स्केल में हो रहा है कि जहाँ पर आप पूरे 93 से 2010 तक के पूरे 9 तक के मतलब पूरे 200-250 अलोकेशन आप इलीगल करार कर दें,
अब सवाल ये है कि इलीगल करार करेंगे उसको रेगुलराइज कैसे करते हैं आप? It's not a stoppage of the operations. The whole thing is that allotment is illegal. Now, state governments or central government have to come together and say that bulk of it will regularize. But how do you regularize? You have to set the process and things like that. तो अब ये नई सरकार के लिए चैलेंज है कि ये सब जितने प्रॉब्लम्स यूपीए में हुए हैं और जो कोर्ट केसेस पेंडिंग है उसके सबके जितने जजमेंट आ रहे हैं उसको कैसे मतलब उससे ऊपर उठें और जो आगे के लिए ये सब प्रॉब्लम ना छोड़ें, सो दैट आगे के लिए विजिबिलिटी हो, क्लैरिटी हो. अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा कौन? एक तो ऐसे बहुत कैपिटल इंटेंस होता है, रिटर्न्स आर कैप्ड और जीरो और नेगेटिव. सी यू हैव गारंटी फॉर द अपर एंड ऑफ रिटर्न. यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सब्सिडी फॉर व्हेन आई मेक अ लॉस. आप बोलते 15 टका से ऊपर मत कमाओ, लेकिन मैं 15 टका यदि घाटा होता है तो मेरे को आप रिस्क में नहीं आते हो. सो क्या है कि ये बहुत अच्छा कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है. 50,000 लाख करोड़ तो मतलब ऐसे देखते देखते ब्रेकफास्ट में निकल जाता है. So when you want capital, the nation has to be very serious about investors' interest. क्योंकि उसके तो पैसे लग गए. अब फ्रंट एंडर होता है. 1 लाख करोड़ लगा दिया आपने, 20,000 मेगावाट पावर प्लांट लगा दिया आपने. अब आप जाके पूरे रूल्स बदलो तो वो बेचारा 1 लाख करोड़ लेके कहाँ से आएगा वो? So he is already sunk in capital. So I think it is going to hurt. ये सब जितने हो रहे हैं उससे it is definitely going to hurt image of the country. It is going to put lot of private sensitive capital at risk, and they will be very scared and they'll ask them no questions. So government has to mitigate this risk so that they can inflow the capital. See, दुनिया में पैसे कमी नहीं है, भयंकर पैसे हैं. मतलब ये 75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में 15 से ऊपर 17-18 ट्रिलियन डॉलर का सेविंग्स है. सो हमको जो 50-100 बिलियन चाहिए, 200 बिलियन चाहिए, उसके लिए कोई मतलब कोई माने नहीं रखता है. The issue is कि are we competent? Do we deserve to get that money? So we have to create that conducive environment for billions and billions of dollars to flow. और ये क्या है कि पहले खुला है फर्स्ट 10 years में. तो ये जो PPP का मॉडल आया है उसको they have to modify, they have to make it much more friendly and not, I mean, you have to make it good for the, it has to be win-win for the nation, win-win for the foreign investors and for the domestic investors. And I think this government is expected to do that. नवीन, जितने इन्वेस्टर से आपकी बातचीत हो रही है, ब्रॉडली क्या सेंस मिल रहा है? कितनी अपसाइड उन्हें मार्केट में नजर आ रही है अगले 5 साल की अगर बात करें कि जब तक ये सरकार काम करेगी, कम से कम ये मानकर चले तो कितना अपसाइड निफ्टी में, सेंसेक्स में ये इन्वेस्टर्स मान के चल रहे हैं और वो सोचकर पैसा लगा रहे हैं? एक्चुअली ये हर इन्वेस्टर का अपना अपना नज़रिया होता है. काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बॉटम अप इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि अच्छे शेयर खरीदना पसंद करते हैं रादर देन टेक अ टॉप डाउन व्यू कि ये बाजार कितना ऊपर जाएगा. जैसे अगर आप 15 मई को बिफोर द रिजल्ट्स केम आउट किसी को फोरकास्ट करते कि सिंगल हैंडेडली इस गवर्नमेंट को 272 सीट्स जस्ट बीजेपी अलोन को मिल जाएगी, तो कोई ये नहीं सोचता कि टेक्नोलॉजी और फार्मा टॉप 2 परफॉर्मिंग सेक्टर्स होंगे और फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल्स या कुछ इस तरीके के सेक्टर्स में नेगेटिव रिटर्न्स आएगा. सो बॉटम अप इन्वेस्टिंग इज स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट to many of the institutional investors. But having said that, there is nobody who is doubting the potential for India to return to its average profitability. जो मैंने आपको बताया कि corporate profit to GDP जो आज 4% है, अगर वो 5.5% तक जाता है तो अगले 5 सालों में 20% अर्निंग्स ग्रोथ होगी. उसमें कोई ज़्यादा डिबेट या कॉन्टेस्ट या क्वेश्चंस नहीं है. और इस माहौल में ये 15p घटना मुश्किल लगता है. तो टू टेक 20% एज अ पोटेंशियल कंपाउंडेड रिटर्न इन द बेस केस फॉर द इंडियन मार्केट्स इज समथिंग दैट आई थिंक लुक्स हाईली लाइकली and is also not very contested by the institutional investors. तो इनकी फेवरेट थीम्स क्या निकल कर आ रही हैं? क्या वही सेफर और लिक्विड बेट्स हैं कि एफएमसीजी, फार्मा, आईटी जहां पर बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां भी अवेलेबल है, लिक्विड भी है, वहां बड़ा पैसा एफआईज लगा सकते हैं, या फिर अब ज्यादा इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स, ज्यादा एग्रेसिव बेट्स ये फंड्स लेना पसंद कर रहे हैं? तो जहां पे भी इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में या हेल्थ केयर में, तो वो तो कोर होल्डिंग्स रहेंगी और काफी सालों से उसमें पैसा बन भी रहा है, वो कंटिन्यू होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. लोग जस्ट बिकॉज अपनी इकोनॉमी अच्छी कर रही है उन शेयरों को नहीं बेचेंगे. बट हमारे हिसाब से 3-4 जो थीम्स हैं जो पिछले कुछ सालों में रेलेवेंट नहीं थी,
जहाँ पे कोई पैसा नहीं बना बट आगे चल के बन सकता है, उनमें है फाइनेंशियल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, जहाँ पे लोन ग्रोथ काफ़ी कम हो गया, हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से मार्जिन्स घट गए, एसेट क्वालिटी प्रेशर था काफ़ी प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो इन सब में आगे हमें बदलाव लगता है. सो इंडियन फाइनेंशियल्स is definitely one of the themes which is in vogue and we think will remain in vogue over the next few years time. The second is industrials. Industrial production has stagnated for the last 2 years. FY14 and FY13 2 years we've had almost no industrial growth. कोई कंपनियां incremental capital expenditure नहीं कर रही थी या काफी कमती कर रही थी. इसके वजह से सारी capital goods companies जो हैं उनके order book घट गए, मार्जिन्स घट गए, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, तो रिटर्न रेशियोज बहुत कम हो गए और उसके साथ वैल्यूएशंस भी कम हो गए. हमें लगता है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी द इन्वेस्टमेंट साइकिल विल बी रीइग्नाइटेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स टाइम. As I said, this quarter alone we had the 12-quarter high index of industrial production growth. So investment cycle आने की वजह से industrials या capital goods companies हमारी सबसे एक second theme है जो आगे चल के अच्छा कर सकती है. और तीसरा है consumer discretionary. जब आप जॉब्स इकोनॉमी में नहीं क्रिएट होते, फील गुड नहीं होता है इकोनॉमी में, तब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कमती होते हैं. तो अगर आप देखिए डोमिनोज पिज्जा से लेके मैकडॉनल्ड्स बर्गर से लेके मारुति कार्स, सभी में सेल्स घट रहे थे फॉर द लास्ट 3 years. हमें लगता है कि अब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स एज जॉब्स कम बैक, इनकम्स राइज, इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव्स, वो भी इंप्रूव होगा. तो ये 3 थीम्स हैं, फाइनेंशियल्स, industrials and consumer discretionary, which were not making money in the last 3-4 years, we think could make a lot of money in the next 3-4 years time. वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे दोनों दिग्गजों से हमारी बातचीत जारी रहेगी. आप हमारे साथ बने रहिए. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, रामदेव अग्रवाल साहब और साथ ही नवीन अग्रवाल. कुछ बड़े प्रेजेंटेशंस जो आपके इस कॉन्फ्रेंस में, उन पर मैं बात करना चाहता हूँ. हीरो मोटोकॉर्प, क्या लोगों को अब भी इतने कंपटीशन के बावजूद हीरो की स्टोरी उतनी स्ट्रॉन्ग या फिर और ज्यादा बेहतर नजर आ रही जिस तरह का आज कंपनी ने प्रदर्शन किया है आपके इस कॉन्फ्रेंस में? काफ़ी दिन के बाद ऐसा लगा कि हीरो मोटोकॉर्प में एक नई एनर्जी सेकेंड राउंड आ रही है. जैसे पवन जी ने बोला कि पहले तो वॉल्यूम की बात हुई, तो उसमें 2020 तक 10-12 मिलियन होने का, सो वो तो समय बताएगा कितना होता है. दूसरा, आई थिंक जो उनके हाथ में है, मतलब कई चीज़ें वॉल्यूम में क्या होता है कि बाजार उतना डेवलप होना चाहिए, उतना डिमांड ट्रैक्शन आना चाहिए, उतना इकोनॉमिक ग्रो होना चाहिए, विच आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि उतना तो होगा. सेकेंड इज द ट्रैक्शन विद द ग्लोबल मार्केट्स. उसका जो फर्स्ट फेज है नेबर, देन नियर मार्केट, देन ग्लोबल मार्केट्स, सो वो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी दिखा. बट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि 500 बिप्स, मतलब 5% EBITDA margin expansion. मतलब आपको 5% EBITDA, I mean of course that includes the royalty and all, but he said it is conservative. Okay. He said some 12.5-13 से 18%. हाँ, so वो बोले कि ये 500 बेसिस पॉइंट कंजर्वेटिव है. एंड देखिए मुंडेस का आपको ख्याल रखना, आप वो बोलते एक है डिलीवर करते हैं 2 या 1.25 इस टाइप का. उनका मतलब है दे आर अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर टाइप्स. सो व्हेन ही सेड कंजर्वेटिव, मतलब है यू मस्ट एक्सपेक्ट 600-700 बिप्स काइंड ऑफ रिकवरी. तो ये बहुत बड़ा है क्योंकि उसका ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या है कि उसका आपको टैक्स काट के आपको सीधा 300 बिप्स एक्स्ट्रा है. मैं आपको इस सवाल को अलग तरीके से पूछूं कि भले ही आपका 20 साल पहले का इन्वेस्टमेंट हीरो में है और 10-11 रुपए की आपकी शायद कॉस्ट है, लेकिन आज भी इस लेवल पर भी आपको स्टॉक उतना ही अट्रैक्टिव लगता है जितना कि 20 साल पहले लगता था? नहीं, उस समय तो बात ही लगती. सी, उस समय तो आपका एक बाइक के ऊपर 3000 रुपए का प्रीमियम था. उस समय ही वॉज रिप्लेसिंग द एंटायर स्कूटर विद द मोटरसाइकिल. तो वो तो एक पागलपना था कि 1000 करोड़ में आपको होंडा एंड हीरो दोनों टुगेदर एंड नंबर 1 वॉरियर वाज अवेलेबल. सो वो तो एक अलग ही कहानी थी, वो तो मल्टीप्लेयर दिख मतलब हुआ भी यार, वो अलग एक ये कहानी था. छोटी कंपनी बिकमिंग वेरी लार्ज. ये तो लार्ज कंपनी है. नाउ लोकल लार्ज कंपनी चैलेंजिंग फॉर ग्लोबल डोमिनेंस. सी, इंडिया में तो लार्जेस्ट है. नाउ यहाँ से गेम जो बनेगा वो बनेगा कि ग्लोबली क्या होता है. सी, हीरो अभी क्या है, इंडिया का जो 2 व्हीलर का कॉम्पिटेंस है वो हाईएस्ट हो गया. मतलब एवरी 2 व्हीलर हैज टू बी मेड इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर दोस वेरी हाई एंड वंस. तो अब यहाँ से जो मासेस बनेंगे, मतलब 40, 50, 60 मिलियन मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स बनेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट विल गो फ्रॉम इंडिया. चाहे वो यामाहा यहाँ बनाए, होंडा यहाँ बनाए, हीरो यहाँ बनाए, बजाज यहाँ बनाए, टीवीएस यहाँ बनाए. तो ये 5-6 मिलकर यहीं बनाएंगे. यानी कि ऑटो और ऑटो इंडस्ट्री के लिए इंडिया एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा फॉर 2 व्हीलर. 2 व्हीलर इट विल बिकम, इट्स लाइक अ टेक और फार्मा
This is the third one. So in that environment, you have to see how Hero is building it up and the margins which is, so one is a volume story, second is a margin story. So मुझे लगता है कि at current prices there is a lot of excitement. नवीन, कुछ इंटरेस्टिंग बड़ी फार्मा कंपनी ने, क्योंकि मैं फार्मा की इसलिए बात कर रहा हूँ कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, लुपिन जैसी कंपनी ने आपके यहाँ प्रेजेंटेशन की है, यहाँ से क्या सेंस मिल रहा है आपको, किस तरह की ग्रोथ और किस तरह का कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स को आ रहा है? तो एक फेज था फार्मा कंपनीज में जब 100, 200, 300 मिलियन डॉलर उनके यूएस रेवेन्यू से वो 1 बिलियन के करीब पहुंच रहे थे, एंड अब वो 1 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, कई 3-4 कंपनीज वहां पे पहुंच रही हैं। उनका अब यहाँ से टारगेट है 3 से 5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उनका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ जोग्राफीज दैट दे आर केटरिंग टू बढ़ रहा है। इंडिया का यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज काफी स्ट्रांग है और हमें लगता है कि ये कंपनीज notwithstanding the strong performance over the last few years can continue to deliver market performing or better than market performing returns even going forward from here. रामदेव जी, to sum it up, क्या ये कहना ठीक है कि जितने लोग आपकी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हुए दिखे, मोदी सरकार के 100 दिन के एक्शन से खुश हैं और कॉन्फिडेंस उनका 100 दिन पहले से लेकर अब तक बढ़ा ही है, मार्केट को लेकर, उनके काम को लेकर, इकोनॉमी को लेकर? बियॉन्ड डाउट। मैं काफ़ी लोग से बहुत पर्सनली बात की इस बारे में बिफोर दे वेंट ऑन द डायस, एंड सब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर मूवमेंट है, वहाँ काम हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब उसका ये इफेक्ट आने में 4 महीना 6 महीना डिपेंडिंग ऑन, जैसे पावर सेक्टर में बात की अभी, सो उन्होंने बोला कि 4-6 महीने में देखिए काफ़ी अंतर पड़ेगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में तो काफ़ी अंतर पड़ चुका है। सो अग्रेशन इन हायरिंग, अग्रेशन इन इम्प्लीमेंटेशन, आई थिंक सबसे पहले सरप्राइज आएगा प्राइवेट सेक्टर का एग्जीक्यूशन में, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी और परमिशन ये वो लगते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में प्लान्स आर रेडी, प्लान्स आर रेडी, मनी इज देयर, दे डोंट हैव टू आस्क एनीबॉडी, एंड वो हमेशा ही ट्राई करेंगे कि जब समय आएगा तब तक उनका प्लान रेडी रहे। सो मेरे ख्याल से फर्स्ट कैपेक्स एंड एक्शन विल कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो साफ तौर पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की 10th एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में एक मैसेज तो साफ आ रहा है कि बाजार को लेकर लोग काफी कॉन्फिडेंट है, एफआईज हो या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। घटते हुए क्रूड के दाम, बढ़ते हुए एफआईज फ्लो और साथ ही जिस तरह से सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिख रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी पर भरोसा पूरी तरह से लौटता हुआ दिख रहा है, इसके साथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेगी, मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो एक बड़े बुल रन के लिए तैयारी भारतीय बाजारों की होती हुई दिख रही। रामदेव जी और नवीन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालकर आपने पूरी बाजार पर और सेक्टर पर चर्चा की, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।